अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा जी, ऑनलाइन वालों क्या हाल है? लेक्चर 25 स्टार्ट हो गया जी हमारा। हमने कल बात शुरू की थी मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर की ना, ऐसा ही है। सवाल भी एक किया था, वो सवाल कौन सा था? हैं? पेज 81 पे था। चलें, कुछ ना कुछ याद ही थी आपको बातें कि एक नज़र देख लें, ज़रा अच्छा लगता है ज़रा बंदे को। लेकिन वो मैंने तस्वीरें कहाँ बनाई थी, वो तो मिल ही नहीं रही। नहीं, फिर नहीं बनती हो तस्वीरें, तो एक ही बार बनती होती हैं। चलें जी, फिर अल्लाह की मर्ज़ी। ये रहा, मैंने आपको ये कहा था कि अगर मैन्युफैक्चरर या डीलर लीज़ भी खुद करने लग जाए तो फिर वो दो तरह के प्रॉफिट्स कमा रहा होता है, दो तरह की इनकम्स आ रही होती हैं उसकी। एक चीज़ को बेचकर जो उसने प्रॉफिट कमाया, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का फ़र्क, और दूसरा उधार पे दिया तो किस्तों में ज़्यादा पैसे लिए तो इंटरेस्ट इनकम भी कमाई। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के सवालों की निशानी क्या है कि उसमें कॉस्ट और फेयर वैल्यू का डाटा भी गिवन होगा आपको, और ये यूज़ भी होगा, वरना इससे पहले हम फेयर वैल्यू को यूज़ नहीं किया करते थे। ठीक है, लेसी के सवालों से ये बात करनी शुरू की थी, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट, फेयर वैल्यू, फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और अगली बात तो हम फिर नेट इन्वेस्टमेंट तो निकाला ही करते हैं। ठीक है, फिर हमने एक छोटा सा सवाल किया था जिसमें पीवी ऑफ यूजीआरवी वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं किया था हमने, तैयारियां हमने पकड़ी हुई थी, आज इंशाल्लाह वो करने लगे हैं। ठीक है, और जब ये हो जाएगा आज वाला लेक्चर, उसके बाद फिर अगले 5 दिन तकरीबन हम कोशिश करेंगे, हम मैक्सिमम पास पेपर्स भी कर डालेंगे इसके। ठीक है, छोटी मोटी जो चीज़ें रहती हैं, जो थ्रेटिकल चीज़ें, सब कुछ इस टॉपिक का। ये एक बला, एक जिन है ये टॉपिक। अगर नहीं लगा अभी तक तो शुक्र करें अल्लाह का, और जितना कहा जाता है उतना करना लाजमी होता है। कि आप वीकेंड आ गया, उस वीकेंड के ऊपर आपने क्वेश्चंस जो है वो सारे बैठ के कर लिए उस टॉपिक के, ये ज़रूरी है, क्योंकि आप जैसे आगे जाएंगे ये फिर भूलने लग जाता है। ठीक है, तो हम मैक्सिमम पास पेपर्स अभी करेंगे, अच्छे पास पेपर्स अभी आ रहे हैं हमारे। एक ही सवाल हुआ करेगा, लेसर लेसी दोनों से करना है। दो से तीन सवाल तो ऐसे हमने करने हैं कि एक सवाल है और लेसी लेसर दोनों के हिसाब से कर रहे हैं हम, तो अच्छे टेक्निकल सवाल हम कल से शुरू कर देंगे अब। ठीक है, साथ साथ छोटा मोटा काम भी, आज भी छोटा मोटा काम साथ शुरू कर दूंगा, ये सवाल एक करवाऊंगा इसका, उसके बाद फिर डिस्काउंटिंग की प्रैक्टिस थोड़ी सी हमने साथ साथ चलानी है, और साथ साथ फिर हम कल से पास पेपर्स की तरफ मूव कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा जी, मैंने आपको दिया था एवोकाडो ट्रीज जी, कोई क्वेश्चन इसमें? हो गया था ये सवाल? नोट नहीं बनाया होगा आपने, वैसे नोट कोई डिफरेंट बनता नहीं है, नोट बिल्कुल वैसे किया जैसा नॉर्मल लेसर का बनता है। तो आज मैं आपको होमवर्क में नोट दूंगा, जो सवाल करवाऊंगा उसका भी और जो सवाल नहीं करवाऊंगा उसका भी। ठीक है, तो दोनों सवाल के आप नोट भी बना के लाएंगे, तो फिर आपको पता लग जाएगा कि कोई नई चीज़ है नहीं, ज़रूरत पड़ी तो फिर कर भी सकता है बंदा। ठीक है, चलें आए फिर आज पास पेपर पे। पास पेपर 8 है, क्वाड्स के नाम से। पेज नंबर मुझे बता दीजिएगा। पेज देखो ना, ये पास पेपर्स अभी सारे पड़े हैं, मैं बता दूं कौन कौन से मैंने अभी आपको करवाने हैं। ठहर इंदिरा, ये तो इंशाल्लाह आज ही करवा देता हूँ, ये है लेसी का, वैसे ये भी इंशाल्लाह देखेंगे। क्वाड्स अभी करवाने लगा हूँ, स्क्वायर होमवर्क में जा रहा है, नेपच्यून करना है हमने, फ्रेंच वनीला बहुत अच्छा सवाल दोनों तरह से करना है हमने, डेटॉल लिमिटेड दोनों तरह से, लेसर लेसी करना है हमने, 13 हो गया है, सगाही बहुत अच्छा सवाल है करना है हमने, ऑप्टिमिज़म करना है हमने, नैनोगॉन लीजिंग करना है हमने, गोल्ड लिमिटेड देखेंगे। यानी काफ़ी काम पड़ा है अभी हमारा, ठीक है, करने वाला। और असल तो काम अब शुरू हुआ है ना, सारा कुछ पढ़ लिया, अब हम एग्ज़ाम लेवल पे ऑपरेट करेंगे, पास पेपर में जाएंगे, मुख्तलिफ चीज़ें आएंगी, एक ही सवाल होगा, लेसर भी, लेसी भी, डाटा भी, इंसेंटिव भी आ रहा है, पता नहीं लटरम भी आ रहा है, पटरम भी आ रहा है, जीआरबी भी, यूजीआरबी भी, सारा कुछ होगा, संभालना सीखना है उसको। ठीक है ना, तो बस बातें टिप्स के ऊपर हैं हमारे, इंशाल्लाह मसला नहीं होगा अल्लाह ने चाहा तो, बस छोटी छोटी चीज़ें जहन में रखते हुए हम पढ़ते चले जाएंगे। फ़िलहाल तो आज इस कंडे को तो निकालें ना, वो जो यूजीआरबी वाली मुसीबत थी, आज इसको करें ख़त्म,
फिर कल से करेंगे शुरू प्रैक्टिस, इसके सवाल भी आएंगे, हर तरह के सवाल हम करेंगे। फिर हम सवाल मिक्स करेंगे, ये ना हो कि बस लेसर चल रहा है तो लेसी भूल गया, लेसी चल रहा है तो लेसर भूल गया, नहीं। कल से फिर हम इंशाल्लाह हर तरह का सवाल करेंगे, ठीक है। जो सामने चढ़ गया कर दिया, जो सामने चढ़ गया सवाल कर दिया, ठीक है। क्वार्ट्ज ऑटो इज एंगेज इन रिक्वायरमेंट, पहले पढ़ लें। शुक्र है रिक्वायरमेंट पहले पढ़ा दिया आपको। अज्यूमिंग दैट QAL एंड EGTC इंटेंड टू एक्सटेंड द लीज फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, यानी अगर कहीं पे एक्सटेंशन का ऑप्शन है तो उन्होंने कह दिया है कि दोनों ही एक्सटेंड करने लगे हैं, तो अच्छा हो गया ना, ज़रा ये पढ़ लिया। खैर, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस फॉर द ईयर 30 जून 11 एंड 12, और आ नोट, ये आ नोट जो है ये मैं आपको आज नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये बिल्कुल सेम है जैसे लेसर का नोट बनता था, आप बनाएंगे इंशाल्लाह और बना लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपका होमवर्क है, होमवर्क 2 होगा। और इसके अंदर भी, इसके अंदर सिर्फ उसने जनरल एंट्रीज कही हैं, इसके अंदर भी हम नोट खुद बना लेंगे इंशाल्लाह। पता ही आपको नोट बन जाए सही है या नहीं, हमें पता लग जाता है, हम रेकनसाइल कर लेते हैं ना उसको, जब रेकनसिलेशन में देखते हैं तो अलॉन्ग विद नोट, ठीक है बच्चों। चलो शुरू करते हैं काम। फिलहाल जर्नल एंट्रीज करनी है, सुकून से सवाल करेंगे, और मैंने सिर्फ आपको वो UGRV वाली मुसीबत जो है उसका बताना है। हाँ, नोट के अंदर थोड़ा सा ध्यान सिर्फ ये रखना पड़ेगा आपको, जैसे उस दिन भी बताया था कि लीज रिसीवेबल जहाँ निकल रहा होता है, यानी कि जहाँ पे आप मैच्योरिटी एनालिसिस बना रहे होते हैं वहाँ पे सिर्फ GRV लेते हैं और UGRV को वहाँ पे ऐड नहीं करते, ठीक है। और जब फिर आगे जाते हैं रेकन्सिलिएशन में तो टोटल लीज रिसीवेबल में वहाँ पे UGRV ऐड करते हैं, ठीक है ना, बस ये याद रखना है। क्वार्ट्ज ऑटो इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑल है, लेसर का सवाल करने निकले थे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रक्स कर रहा है। सिंस अ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स डू नॉट हैव एडिक्वेट फंड्स टू परचेज द व्हीकल्स अगेंस्ट फुल पेमेंट, QL ऑल्सो प्रोवाइड्स द लीज फाइनेंसिंग फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर्स। जी, लीज भी करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और कुछ गरीब गुरबा कस्टमर्स जो हैं उनको किस्तों पर भी देते हैं। इट एक्सपेक्ट्स टू रिसीव अ रिटर्न एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन अमाउंट ऑफ लीज फाइनेंस, ये इसका इम्प्लिसिट रेट जो होता है, रेट है, इंटरेस्ट रेट गिवन। अच्छा जी, ऑन यकम जुलाई 14 QAL सोल्ड ट्रक्स टू एमराल्ड गोल्ड ट्रांसपोर्ट कंपनी ऑन लीज। सोल्ड और लीज समझ नहीं आई, सोल्ड और लीज क्या मतलब? मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है भाई, मतलब ये मैन्युफैक्चर भी कर रहा था, सेल भी उसने किया, लेकिन सेल किस पे कर दिया? किस्तों पे कर दिया, लीज पे कर दिया। अच्छा, इस सवाल में एक छोटा सा मसला हल्का सा ये भी था, आजकल सवालों में ये नहीं होता, ये इस अटेम्प्ट में हुआ था। वो छोटा सा मसला ये था कि उसने क्लियरली ये नहीं बताया एंट्रीज किसकी किताबों में करनी है, लेकिन अगर आप गौर फरमाए ना तो बात क्या हो रही है, क्वार्ट्ज मैन्युफैक्चरर है, क्वार्ट्ज ट्रक बनाता है, क्वार्ट्ज के कस्टमर्स हैं जिनके पैसे नहीं होते तो क्वार्ट्ज उनको पूरी पेमेंट की बजाय किस्तों पे देता है, क्वार्ट्ज इतने % रेट के ऊपर ये फाइनेंसिंग कर रहा है, और EGTC को 7 ट्रक उसने दे दिए। ये ऐसी बात है, ठीक है ना। तो एक जनरल जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो यही होती है कि वैसे अगर कभी ऐसा मसला फिर आ जाए ना तो जिसकी पहले पैरे में बात हो रही हो ना और ज़्यादा तफसील हो रही हो, ठीक है, मतलब हम यहाँ से निकले, हम दोस्त इकट्ठे हुए, हमने यहाँ से 1-2 रिक्शे करवाए, हम यहाँ से न्याजी अड्डे गए, वहाँ से हमने मरी की गाड़ी बुक करवाई, हम मरी जा रहे थे, हम रास्ते में पिंडी उतरे और इसकी QM बहुत अच्छी है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सी बात नहीं लग रही कि अच्छा वाला ट्रिप बता रहे थे और ये QM इसकी बहुत ज़बरदस्त है जी, बड़ा अच्छा बच्चा है ये, इसकी QM बड़ी ज़बरदस्त है, इसका मैथ बहुत तेज़ है। और फिर उसके बाद आगे फिर वही, फिर हम वहाँ से खाना शाना खा के फिर आगे चल पड़े, फिर हम मरी पहुँचे, फिर वहाँ पे हम घूमे फिरे, और इस तरह से मतलब बात चल रही होती है जिसकी, तो सवाल उसी का था, ठीक है। खैर, अगर ऐसा हो जाए तो जिसकी पहले पैरा में बात चल रही हो उसी का सवाल होगा। खैर, ये मैं नाम भी बताता ना तो सवाल चल जाना था, मैं तो करवा ही रहा था। अच्छा, ऑन यकम जुलाई 20 QL sold 7 trucks to EGTC on lease. The term of lease and related information is as follows. तो उसने लीज के ऊपर EGTC को ट्रक दे दिए। The lease period is 4 years. मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अब सवालों में ऐसा मामला किसी और सवाल में नहीं देखा, और वो बताता है, बल्कि माशाल्लाह अब तो सवाल देकर वो कहता है दोनों की किताबों में करो, टेंशन ही मुक गई,
ठीक है ना, दोनों ही किताबों में करनी होती है एंट्री, ठीक है। अच्छा, द लीज पीरियड इज 4 years, एक्सटेंडेबल अप टू एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ ट्रक्स दैट इज 5 years। कहता है लीज पीरियड जो है वो 4 साल है और वो एक्सटेंड हो सकता है 5 साल तक, और 5 साल ही उसने बातों बातों में क्या बता दिया है, जिसकी यूजफुल लाइफ भी है। अब मुझे बताओ 4 साल लें या 5 साल लें? अगर ये लाइन ना पढ़ी होती तो परेशानी होती कि कहीं ना कहीं सवाल लिखेगा तो हमें पता लगेगा, लेकिन जब ये लाइन पढ़ ली कि QL और EGTC दोनों की इंटेंशन ज़रूरी है ना कि एक्सटेंड करेंगे, वरना तो वो शेर खान वाला सवाल याद है, अगर एक करना चाह रहा है दूसरे को ऑप्शन है कि वो टर्मिनेट कर सके, तो दोनों कह रहे हैं, दोनों ही इंटेंशन उनकी है कि क्या करेंगे, वो एक्सटेंड कर देंगे। लड़ाई ख़त्म कर दी उन्होंने, 4 साल कोई नहीं है अब हमारे लिए रेलेवेंट। आगे पढ़ो। EGTC हैज़ गारंटीड अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 60,000 फॉर ईच ट्रक टिल एंड ऑफ 4th year। हाउएवर गारंटी वुड लैप्स if lease term is extended to 5th year। EGTC will return the truck at the end of lease term। ये तो पहली बात है, GRV आता ही तब था जब ओनरशिप ने ट्रांसफर ना होना हो, ठीक है। अब वैसे तो आसान बात है कि 4 साल वाली सारी चीज़ें उड़ा के साइड पे कर दो, लेकिन थोड़ी सी डिस्कशन ज़रा कर लें, रिवीजन हो जाएगी और क्या। जी बेटा, बेच दिया है ऑन लीज मतलब वो उसने इसीलिए तो सोल्ड का लफ्ज़ लिखा, आप जैसे परेशान हो, बेचा ही जाता है। अभी मैं टेस्ट लगाता हूँ, जब 5 टेस्ट लगेंगे, जब जवाब यस आ जाएगा, वैसे आ गया हुआ है यस, क्या लगाने टेस्ट, वाह शेर बन गया, आ गया है जवाब, आ गया है यस, क्या लगाने टेस्ट, क्यों, 5 साल लाइफ है, 5 साल ही लीज टर्म है। तो ऐसी सूरत के अंदर तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म के हम क्या कहते थे, लेसर को किताबों से निकाल दो, तो निकल तो जाना ही है, सेल ही हो गया, लेकिन पैसे इकट्ठे नहीं आए, किस्तों पे आ रहे हैं, तो लीज के ऊपर है। तो होता भी ऐसे ही, एसेट तो हम बेच देते हैं किस्तों पे, ठीक है, वापस एंड पे आ जाए तो कबाड़िए को दे देंगे, ठीक है, वो तो अकाउंटिंग भी आपने फाइनल में पढ़नी है जाके, ठीक है, ओके। अच्छा, मैं ज़रा वैसे ही डिस्कशन को थोड़ा बढ़ा रहा था कि अगर 4 साल होता, जो कि नहीं है, होता तो क्या है जी, एस्टीमेटेड रेजिडुअल वैल्यू क्या है, एस्टीमेटेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी बनती है, 60 एक की है, और कितने ट्रक्स हैं ये ज़रा ध्यान से देखो, कितने, 7 ट्रक्स, तो कितना बनता है, 4 लाख। अच्छा, ये तो उसने गारंटी किया है ना, आगे पढ़ो। लीज रेंटल्स अमाउंटेड टू 27,15,224 पर एनम पेबल इन एरियर, कॉस्ट ऑफ ईच ट्रक इज, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के सवाल की निशानी, कॉस्ट ऑफ ईच ट्रक इज, बड़े मौके पे आए हो, शुक्र है देर नहीं हुई तुम्हें, ठीक है, 9 लाख कॉस्ट है, ईच ट्रक पर ट्रक है ये भी, ठीक है, ध्यान से ये देखने वाली बात है। और प्राइस इन केस ऑफ आउटराइट सेल, यानी कि कोई अगर पैसे लेकर आ जाए, फेयर वैल्यू गिवन है, ठीक है, इज 1350 पर ट्रक। एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ ईच ट्रक एट द एंड ऑफ 4th year इज 1.5 लाख एंड 5th year इज 1 लाख। तो ये एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू है, चौथे साल के एंड पर 1.5 लाख, जबकि चौथे साल के एंड पर लेसी ने क्या गारंटी किया है, ठीक है, तो यहां से UGR भी निकल सकती है, ठीक है ना। अब ये अगर आपको याद नहीं आ रहा, हम अगर सवाल कर रहे होते ना लेसी का, तो लेसी क्या कहता, चौथे साल के एंड पे एक्सपेक्टेड है 1.5 लाख आना, और मैंने गारंटी किया 60,000, तो मेरी GRV क्या है, 0, एक्सपेक्टेड टू बी पेड 0, ठीक है। लेकिन हम किसका सवाल कर रहे हैं, ऐसे नहीं सर मज़ा आता, ज़रा रिवीजन हो जाए, ज़रा दूसरी फाइल मैंने कहा खोल लेना, ये ना हो फिर आई एम ढूंढिंग पेज पे, मुझे नहीं ना पेज, मैंने साइड वाला ये जो काम किया हुआ ना, मैं वो ढूंढ रहा हूँ।
आज नहीं ले लबदा, बहुत ही पीछे नहीं चले गए। वैसे तो यहाँ भी नहीं है। ये है लेसी वाला। लेसी को कहा जाता था सोचो। ईजीटीसी का सवाल कर रहे होते तो ईजीटीसी क्या कहता, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 60, जबकि लेसी सोचो कितना मिलना है, उसने कहा जी उसको 12 मिल जाना है। कितना, 120 बोला, 100 मिल जाना है। तो फिर एक्सपेक्टेड टू बी पेड क्या है, कुछ नहीं। एक्सपेक्टेड टू बी पेड क्या है, कुछ नहीं। ये इस तरह से जब हम सोचते थे, ठीक है ना। तो ये तो लेसी की कहानी थी, लेसर की ऊपर थी। वो था कुर्सी पे बैठाया था उसको। ये आप बोलो क्या कह रहे थे लेसी के केस में। अभी मैं फोर्थ को काट दूंगा करके, मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट। चौथा साल तो है ही नहीं लीज में, अभी मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट अगर ये लग जाता ज़रा रिवीजन तो हो जाए थोड़ी सी। हाँ तो पांचवें में नहीं है ना, सिफर है। दोनों साल को मैं अलग अलग करके फिर चौथे को काट दूंगा कि हमारे लिए तो ये रेलेवेंट ही नहीं है। अगर एक्सटेंड ना करते तो ये डाटा रेलेवेंट होता, लेकिन मैं सिर्फ अभी छोड़ो, अभी सवाल को साइड पे कर दे। मैं रिवाइज करवाने आया हूँ, जो पढ़ाया था ना पुराना, भूल ना गए हो, वो रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। लेसी ने कहा लेसर को, भाईजान 60,000 रुपये आपको मैं गारंटी करता हूँ। और ये टाइम गुजरा और ये चला गया और ये सोच रहा है बैठा, ये सोच रहा है कि मुझे कितना मिल जाएगा, 1 लाख, पता नहीं कितना में एक्सपेक्टेड कितना है, 1.5 लाख रुपया मुझे मिल जाएगा। ये कहानी मैं बताना चाह रहा था। लेसी क्या गारंटी करके गया, 60,000 हर ट्रक का, ये गारंटी करके ये जीआरवी 60,000, ठीक है, ये चला गया। अब लेसर बैठा सोच रहा है। इसने सोचा तो इससे पूछा हमने कि क्या लगता है तुम्हें कितने मिल जाएंगे। इसने कहा चौथे साल के एंड पे एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू चौथे साल के एंड पे 1.5 लाख है। मैंने कहा अच्छा, यानी कि तुम्हें ये लगता है कि 1.5 लाख मिलेगा, गारंटी कितना है 60,000, तो बाकी क्या है अनगारंटी। बात समझ आई, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाना चाह रहा था कि अगर एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू 1.5 लाख है, इन केस एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू तो टोटल है 1.5 लाख है, इसमें से एग्रीमेंट वाली जो कि लिख लेनी होती है लेसर ने, एग्रीमेंट वाली जीआरवी वो कितनी है 60, और जो बाकी बचेगी बैलेंसिंग, एग्रीमेंट में नहीं लिखी हुई, बैलेंसिंग होती थी, याद है ना, बैलेंसिंग वो कितनी है, वो यूजीआरवी कहलाएगी, ठीक है। 90 सही, असल में यूज नहीं ना होना ये, ठीक है। अब मामला ये है कि चौथे साल पे लीज एंड होनी नहीं है। मैंने सिर्फ रिवाइज करवाया आपको कि अगर जीआरवी यूजीआरवी गिवन सवाल के अंदर बड़ी प्रैक्टिस की थी हमने, तो वो इस तरह से करना है। लेकिन चौथे साल वाली बात क्यों मैंने काट दी, क्योंकि चौथे साल के एंड पे लीज ख़त्म नहीं हो रही, बल्कि लीज को हम ले गए हैं 5वें साल पे। अब 5th ईयर के लिए यही बात कर लेते हैं, 5th ईयर। अब 5 ईयर लीज हो तो यूँ लिख देते हैं, वो 4 ईयर लीज थी ये, अगर 5 ईयर्स की लीज है तो वो बाद में फिर आखिरी लाइन में पढ़ाता हूँ। ओहो अच्छा, इन्होंने तो एक्सटेंड कर ली तो इसलिए 4 काट दिया ना, ठीक है। तो 5th ईयर के एंड पर एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू क्या है, वो कहता है एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ ईच ट्रक एट द एंड ऑफ 5th ईयर इज 1 लाख रिस्पेक्टिवली। तो 7 की कितनी बन गई, चलो 1 लाख ही कर लो फिलहाल, पर ट्रक कर लो। एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है जी, 1 लाख। अब ये अगेन रेजिडुअल वैल्यू है, यानी टोटल जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो, इसमें से एग्रीमेंट वाली जीआरवी ढूंढते हैं, ठीक है। तो एग्रीमेंट उठाकर खोलकर देखा, लेसर ने खुशी खुशी, देखें तो सही कितना गारंटी किया हुआ है लेसी ने। तो लेसी कहने लगा, ईजीटीसी लेसी कहने लगा गारंटी रेजिडुअल वैल्यू 60,000 ईच ट्रक की है टिल एंड ऑफ 4th ईयर, हाउएवर गारंटी वुड लैप्स इफ लीज टर्म इज एक्सटेंडेड टू 5th ईयर एंड ईजीटीसी विल रिटर्न द ट्रक एट द एंड ऑफ लीज। तो वो कह रहा है 4 साल के एंड पर अगर लीज खत्म होती है तो मैं 60,000 गारंटी करता हूँ, और अगर एक्सटेंड हो गई लीज तो फिर ये गारंटी कोई नहीं है, लैप्स हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसका मतलब जीआरवी क्या है बोलो,
ज़ीरो है तो फिर सारे की सारी क्या है, UGR। असल में तो ये UGRV ढूंढ रहा था ना मैं, बड़े दिनों से आ नहीं रही थी मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के सवालों में। बड़े दिन क्या सर, एक ही दिन तो हुआ जी। ठीक है, तो हमारे लिए रेलेवेंट, ओके। लेकिन वो रिवाइज करवाया, यानी कि पर्चे के अंदर आपने इसको देखना ही नहीं था, आपने सिर्फ इसको देखना था। ओके, चलें आगे जी। जी बेटा, अनगारंटी गारंटी वाली बात क्यों नहीं आएगी? अभी लीज पेमेंट के अंदर गारंटीड आती है और अनगारंटीड उसके बाहर होती है। अभी फार्मूला दोबारा लिखता हूँ, वो लाल लाल रंग अलग करना ऐसे थोड़ा ही किया हुआ था। अच्छा जी, याद है, अभी मजीद याद होगा और आज पता लगेगा कि इसको क्यों अलग कर रहा था। इतने दिन हो गए, पहले जब भी ये फार्मूला आया मैंने अलग करना क्यों शुरू कर दिया था, कहीं भी जरूरत नहीं था सिवाय इस सिचुएशन के। कौन सी सिचुएशन? कि मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर हो और UGRV आ जाए। इसके अलावा कभी भी उसको यूज नहीं करना होता जो मैंने अलग किया था। लेकिन ये सबसे मुश्किल केस बन जाता है। तो पिछली क्लास से बात शुरू हुई है तुम्हारी, अभी तक चल रही है। अब तुमने जो है ना जी, आगे पढ़ें। आगे क्या पढ़ें, सवाल तो खत्म नहीं हो गया जी। क्या लगता है, सवाल खत्म हो गया? कोई और डाटा रह गया? कुछ भी नहीं रह गया। अब कॉस्ट गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है पर ट्रक, रेंटल आ गया, लीज टर्म आ गई, और ये तो कोई नहीं है। उसके बाद ये भी कोई नहीं है। ये यूज़ करना था जहाँ पे हमने देख लिया। तो मेरे ख्याल में अब सवाल को शुरू कर देना चाहिए। ठीक है जी, तो सबसे पहले करेंगे हम वर्किंग वन। कॉस्ट नई चीज़ आई थी जी। कितने ट्रक, क्या है कॉस्ट पर ट्रक? 900 बोलो। और कितने ट्रक्स हैं? 7 ट्रक्स हैं। तो रुपीज़ इन थाउजेंड्स में कर रहा हूँ डाटा, और सवाल पूरा 6300। ठीक है, नहीं तसल्ली हो रही तो यहाँ पे पूरा 9 लाख लिख लो। 900,000 पर ट्रक कॉस्ट थी और 7 ट्रक्स थे। ठीक है, उसके बाद आज तो सवाल के अंदर उसने फेयर वैल्यू या सेल प्राइस जो होती है आउटराइट सेल वाली, वो भी उसने निकाल के दे दी। उसने कहा बच्चों से शायद मार्कअप मार्जिन ना लग सके, बेचारों से हैं। तो 13,50,000 आउटराइट सेल का मतलब क्या होता है कि अभी आ जाए कोई लेने कैश देकर तो हम उसको 13,50,000 के अंदर बेच देते हैं। ठीक है, तो 13,50,000 का एक ट्रक बेचने हैं। और कितने ट्रक बेचे हैं लीज पर दे दिए? रुपीज इन थाउजेंड जाइए आंसर जी। 945। ठीक हो गया जी। उसके बाद अब अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्या चीज़ है जी? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या बताया था आपको? ना जी ना, लीज पेमेंट प्लस UGRV। इतनी मुश्किल से मैंने ये बनाया था, आज फिर मुश्किल पड़ी हुई है मुझे और आप लोग भूल रहे हैं इसको। लीज पेमेंट्स प्लस, वेयर इज द लाल वन? हियर इज द लाल वन, प्लस UGRV। और तुम भूल गए इसको। सेम कैसे हो गया? देखो अभी क्या मतलब लीज पेमेंट का फॉर्मूला होगा। कोई क्वेश्चन बच्चा कर रहा था क्लास से पहले, स्टूडेंट आई थी, आप आए थे ना बेटा, ये डाउन पेमेंट प्लस रेंटल्स प्लस GRV। खुला खुला करके लिख, फिर ताकि रेंटल्स भी नीचे आए। डाउन पेमेंट तो है नहीं सवाल में, फिर रेंटल्स प्लस GRV, ये अलग है। GRV नहीं है सवाल में, पर मैं लिखूंगा, अगले सवालों में आना है इसने। ठीक है, प्लस UGRV कितना है जी? 700। हाँ ना, 100 पर ट्रक था, भूल न जाना, 100 पर ट्रक था जी। बच्चों अभी लिखते ही नहीं, अभी तो फॉर्मूला पूरा किया हमने।
तो लेसर का फॉर्मूला ये सीखा था हमने, डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी। इसी को हमने ज़रा इस तरह से करके लिख दिया ताकि हमारे लिए सहूलत रहे आगे। ठीक है जी। तो लीज पेमेंट्स ये वो जो लेसी से पैसे आने हैं लेसर को, और ये जो बाहर बाजार से मिल जाएंगे उसको। ठीक है, अब डाटा पुट कर लें। कोई डाउन पेमेंट है जी? नहीं है। रेंटल है जी? बिल्कुल है, 2700 1000 में चल पड़े हैं। सोल्यूशन जाके देखने की बस सही है। तो 2715 साहब ये सोल्यूशन बन जाएगा ना। अगर कोई आपको नोट बनाना पड़े तो कोई बात नहीं, यहीं से ही मैच करना। तो 2715 इंटू 5 कराए, ऐसा ही है, प्लस ना प्लस 0। ये ज़रा पक्का कर रहे हैं ना। अब एक आज जीआरवी आया, कल जीआरवी यूजीआरवी दोनों ने आने हैं भाइयों ने। ठीक है, अलग अलग लिखना है हमने। प्लस 700 जी। अब बेशक इसका टोटल कर दो क्योंकि मुझे इसका अलग से टोटल नहीं चाहिए, इसकी पीवी अलग से चाहिए होती है जी। 1494 वाली चीज़, मतलब 9 वाली चीज़ 14 में बेच दी, बाकी इंटरेस्ट ही कमाया होना है इसने। अभी नेट इन्वेस्टमेंट निकालते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, चलें आगे। उसके बाद अगला काम है नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट में आपको क्या चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी ऑफ, देखो छोटा सा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआर। इसको अलग रखना है। ये पीवी ऑफ यूजीआरवी ही तो मुसीबत है अब आज की बड़ी वाली। तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआर। ठीक है, अब मुझे डिस्काउंटिंग करनी है, तो उसके लिए मैं क्या कर लूँ, अपनी वर्किंग टू ओपन कर लेता हूँ। डेट वैसे सिंपल है, एरियर वाला सवाल है, और सिर्फ चलो ठीक है, फिर मेरे ख्याल में तो जाने दें। हो सकता है मुझे इंटरेस्ट भी निकालना पड़ जाए, फिलहाल जाने दें। अगर ज़रूरत पड़ भी गई तो यहाँ से वर्किंग शुरू कर लेंगे। मेरे ख्याल में बहुत सिंपल डिस्काउंटिंग है। ठीक है, शुरू करें काम। सबसे पहले इस 27 को करो 2715, सारे के सारे एरियर में 1 माइनस रेट गिवन है। ये कहीं शुरू में ही था, ये 15%, रेट नहीं गिवन। 1.15 रेज़ टू पावर माइनस कितने कराए हैं? 5 हैं, पांचों को डिस्काउंट करना है, डिवाइडेड बाय 0.15। अगर इधर देखो यूजीआरवी होता तो उसको सिंपल डिस्काउंट करके ले आते, इसमें तो शामिल ना हो सकता, डिफरेंट फिगर होती है। ठीक है, लेकिन नहीं है, मैं 0 कर रहा हूँ। वैसे ये कल की तैयारी की है, अगले सवालों की, ज़िंदगी में जितने अब हमने करने हैं। ठीक है ना, इसको अलग ही रखना है, फिर ये इसके टोटल में शामिल होना है, इसको अलग रखना है, बस इस लाल वाले को अलग रखना है। फिलहाल तो सवाल के अंदर हाँ नहीं। ठीक है, प्लस 0 कर देता हूँ मैं, फिर भी यूजीआरवी जीआरवी नहीं है, और यूजीआरवी 700 है। इसको करो 1.15 रेज़ टू पावर माइनस 5। अभी टोटल नहीं करना। अब मुझे इस पहले वाले ब्लैक्स का टोटल बताओ। ब्लैक्स का 9101 और यूजीआरवी की प्रेजेंट वैल्यू 348, और इन दोनों का ग्रैंड टोटल 9449। ऑलमोस्ट फेयर वैल्यू ही है, वो थोड़ा राउंडिंग का डिफरेंस हो गया होगा। यहाँ पे थी कुछ, ये 2 आना है, चलो 2 कर दो। पक्की बात है 2 आना है। पॉइंट्स में नहीं किया हमने ना, हम पेपर में टाइम नहीं होता हमारे, हमने पॉइंट्स में नहीं करना। तो हम कोई नहीं बराबर, क्या हो गया, केस हो जाना है, नहीं है बराबर, राउंडिंग का डिफरेंस है। हमने टेस्ट भी अच्छा टेस्ट लगाना है तो हमने ये देखना है ना, नेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू के बराबर है या नहीं है। हाँ, यही तो मसला है, इसलिए भी इसको अलग रखना है, और ये भी आज यूज़ होना है। दोनों को अलग रखो। जो 5 टेस्ट हैं उनके अंदर हमने पीवी ऑफ एलपी को देखना है कि वो फेयर वैल्यू के सब्सटेंशियली इक्वल है या नहीं। ठीक है, ये बात भूलना। नेट इन्वेस्टमेंट लीज रिसीवेबल तो नेट इन्वेस्टमेंट से रिकॉर्ड होगा, लेकिन टेस्ट में क्या यूज़ होना है, तो ये भी अलग चाहिए, और भाईजान ये भी अलग चाहिए। जल्दी आ जाएं, अब गेम ऑन हो गई हुई है।
और एक चीज़ हमें ज़रूरत पड़ जाया करती है, हाँ जी, घर पे आपको ज़रूरत पड़ेगी, मुझे आज ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने तो आपको वो बना नहीं देना नोट, वो है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम जी। 14,275 माइनस, नज़र आ रहा है दूर से, 14,275 माइनस 9,449 बराबर होता है 48। ये आप घर पे यूज़ करेंगे इसको जब नोट बना रहे होंगे, क्योंकि मैंने आज सारा स्केजुअल को नहीं बनाना, क्योंकि मुझसे उसने एंट्रीज मांगी हैं 11 और 12 की। मैं तो शायद सिर्फ 11 की ही करूं, चलो 12 की भी कर देंगे। एरियर का सवाल है, अगर सिर्फ 11 की एंट्रीज करें तो 11 का तक काम करें, 12 की भी सिर्फ 12 तक, एडवांस हो तो एक आगे जाना पड़ता है। तो यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं, इनको बस अलग अलग रखना है, ठीक है। इसको मैंने एंड तक अलग रखा, मुझे ये असल में मुझे ये फिगर चाहिए अब एंट्रीज करते हुए, ठीक है। चलें आगे जी बेटा। हाँ और हम जो है वो जब जीआरपी आता ही तब है जब आपके पास चीज वापस आ जानी है। बेटा, तो वो नॉर्मल सेल भी तो नहीं है ना, वो लीज के ऊपर उसने दिया और फिर एग्रीमेंट की बात है, उन्होंने एग्रीमेंट में कहा कि वापस कर देना, वो ये भी कह सकते थे वापस ना करना। चीज़ अपनी किताबों से निकाल दी, एक प्रॉफिट उसने बुक कर लिया है, वो ये प्रॉफिट है, पहले दिन बताया था, ये भी तो देखें। सेल और कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री हो रही है नहीं हो रही है, पहले उस एंट्री के अंदर ये प्रॉफिट बुक हो रहा है या नहीं हो रहा। क्यों बुक हो रहा है? क्योंकि चीज़ बेच दी है, बेची किस्तों पे दी, एंड पे वापस मंगवा ली। ना मंगवाते तो भी एग्रीमेंट में हो सकता था, मंगवा ली तो भी हो गया। अब ये तो एग्रीमेंट की बात। तो फिर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, जीआरपी भी नहीं थी, जीआरपी भी नहीं थी, हम परचेज ऑप्शन ले लेते हैं वहां पर। कहाँ पे? जो लास्ट सबसे पहले जो सवाल किया मैंने करके दिया वैसे वो कल ही किया है हमने। उसमें ना जीआरपी थी ना जीआरपी। खामोशी केस में हम क्या ज्यूम करते हैं? तो फिर नहीं ट्रांसफ़र होगी, फिर पीओ कहाँ से आई? खामोशी केस में तो हमेशा लीज के अंदर हमने यही अजम्पशन लेनी होती है कि ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफ़र वाला केस होगा, ठीक है। चलें चलें, अभी तो मसला तो आ जाना है, आप लोग पहले से ही परेशान हुए हैं। डेट डैश करिप्शन, अच्छा डेट इंस्टॉलमेंट नहीं, वो पीपी वो रिवैल्यूएशन वाला नोट भी तो होता है, वो वर्किंग प्रिंसिपल इंटरेस्ट और बैलेंस। स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा याद रखना नेट इन्वेस्टमेंट ही होता है। बस ये छोटी छोटी चीज़ें असल में ना ये पे परेशान करती हैं, मिक्स होती हैं, जब ये कहाँ जाना है, ये क्या है, टेस्ट में ये यूज़ होना है, रिसीवेबल इससे रिकॉर्ड होना है, पीवी ऑफ यूजीआर भी अलग रखना है, छोटी छोटी चीज़ें। इसलिए मैं आज ना ये करवा के नोट नहीं बनवा रहा है, होमवर्क में दिया, इसीलिए ये करवा के एक इसका जो अगला सवाल होमवर्क में दिया है ना, उसका भी ये काम मैं खुद करवा देता। ये थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, इस पहली एंट्री के ऊपर गौर करना है सिर्फ, ठीक है। चलें ये तरह करवा ही दें, यकम बता दें, मैं खुद देख लेता हूँ। यकम जुलाई 2010, बड़ी मेहरबानी। यकम जुलाई 2010 पे लीज शुरू हुई है, 30 जून 2010 और 11 भी चलो कर लेते हैं, आप कहते हैं 11 और 12 कर लेते हैं, चलें यही कह रहा हूँ मैं जी। 2715 की इंस्टॉलमेंट और फिर 27, हम क्यों जाएं एंड तक, ज़रूरत नहीं, ठीक है। बोलो 1417 1298 81, फिर जी बस मैं तो ये भी नहीं लिखूंगा, मुझे बैलेंस शीट नहीं ज़रूरत, आपको ज़रूरत है तो लिख ले, जो ज़रूरत पड़ेगी वही लिखेंगे बस, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं। ये ऋण क्या है जी? 30 जून है 2011।
बच्चों मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के लिए मैंने कहा था 2 एंट्रीज इकट्ठी कर दिया करो यहाँ पे, डाटा डेबिट सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, उसको इकट्ठा कर दिया था हमने, डाटा डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट सेल क्रेडिट, याद है। और डेटर का नाम क्या रखा हुआ है, लीज रिसीवेबल, ठीक है। तो वही एंट्री तरह मैं दोबारा लिख रहा हूँ, लीज रिसीवेबल डेबिट, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, भाई साथ साथ नोट ना करें, 1 मिनट ज़रा रुक जाए, फिर उसके बाद सेल्स क्रेडिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। ज़रा मैंने ना इसकी डेरिवेशन सिखानी है, पहले वो सीख लें, फिर मैं मिटाकर फाइनल वाला वर्जन भी लिख दूंगा। मुझे ये बताएं कि नेट इन्वेस्टमेंट पर रिकॉर्ड होता है लीज रिसीवेबल, बोलो। यानी असल बात तो क्या है, लीज रिसीवेबल में रिकॉर्ड होना है नेट इन्वेस्टमेंट। अभी लिखे ना ये, क्योंकि ये थोड़ी देर में चेंज होना है थोड़ा सा, जो कल तक का नॉलेज है हमारा उसके हिसाब से कॉस्ट ऑफ सेल ने किस पे रिकॉर्ड होना है, कॉस्ट पर, सेल्स ने फेयर वैल्यू पे, और इन्वेंट्री ने। अब आज ये चीज़ें बदलने लगी हैं थोड़ा सा, कहानी पूरी नहीं बताई गई थी आपको, कल सिर्फ आपको एंट्री सिखाई गई थी, ठीक है। स्टैंडर्ड ये कहता है, अभी इसकी एप्लीकेशन तो नहीं आनी, सवाल कोई करेंगे तो ही आएगी, वैसे शायद एक आधे सवाल में ही ये एप्लीकेशन होगी जो अब बात लिखने लगा हूँ। जो सेल है, स्टैंडर्ड कहता है इसको आपने लोअर ऑफ फेयर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट पर रिकॉर्ड करना है। तो ये बात लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी। अब आप जितने सवाल करते जा रहे हैं उनमें आपकी पीवी ऑफ एलपी ही डाउन होनी है। पीवी ऑफ एलपी एक सवाल में कर लेंगे चेंज, वैसे अभी तक चेंज हुई नहीं, आई थिंक आई कैप में शायद एक आधे सवाल में है या नहीं है, बहरहाल हम कर लेंगे इंशाल्लाह इसको, ठीक है। तो एक तो ये नई चीज़ आ गई, क्या, लोअर ऑफ फेयर वैल्यू, लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, ठीक है जी। इन दोनों में से जो लोअर हो उस पे आपने सेल रिकॉर्ड करनी है, और आपके सवालों के अंदर लोअर क्या हुआ करेगा, पीवी ऑफ, इसीलिए मैंने उसको अभी ऑनवर्ड्स फेयर वैल्यू के बजाय पीवी ऑफ एलपी ही लिखना चाहिए था, खैर लेकिन आज मैंने पूरा रूल लिख दिया, ठीक है, ओके डन। कल वाले सवाल के अंदर क्या था, दोनों सेम थे, ठीक है ना। आज दोनों सेम नहीं है, वजह क्या है, कल वाले सवाल में ये नहीं था, यही तो मुसीबत है असल में, वरना तो पीवी ऑफ एलपी अगर ये ज़ीरो हो तो वो नेट इन्वेस्टमेंट के बराबर ही है, ठीक है। और नेट इन्वेस्टमेंट हमारे सवाल के अंदर वो फेयर वैल्यू के बराबर आ रही होती है नॉर्मली, ठीक है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। बहरहाल रूल क्या है, सेल्स को किस पे रिकॉर्ड करना है याद करना है इसको। अच्छा नेक्स्ट, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ये मैं बाद में मिटा दूंगा, फिलहाल मुझे लिखने दो। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी, ऐसा ही है, ये मैं डेरिवेशन सिखा रहा हूँ सिर्फ। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, अकाउंटिंग है ना, अकाउंटिंग, जर्नल एंट्री बैलेंस है या नहीं है चेक कर लेते हैं। पीवी ऑफ एलपी डेबिट में आ रहा है, कोई तीसरे रंग का मार्कर भी होता है ना, चलो पीवी ऑफ एलपी डेबिट साइड पे आ रहा है, बोलो, ये क्रेडिट साइड पे भी आ रहा है, कट गया क्योंकि इस सवाल के अंदर यही है, डन। कॉस्ट डेबिट साइड पे आ रहा है, कॉस्ट क्रेडिट साइड पे भी आ रहा है, डन। क्या है, पीवी ऑफ यूजीआरवी नजर आया, डेबिट साइड पे आ रहा है। अब अगर डेबिट पे आ रहा है तो एंट्री बैलेंस हो ही नहीं सकती अगर क्रेडिट साइड पे ये नहीं आएगा, तो ये बात समझ आती है। ये मैं दोबारा मिटा के फिर नए सिरे से भी करूँगा, टेंशन ना लो, बस ध्यान से समझो, तो यही काम है आज का। फिर मैं वो ले जाऊँगा लेसी के सवाल पे और डिस्काउंटिंग पे, बस फिर कल इसको दोबारा लाएंगे, फिर एक सवाल इसका करेंगे, फिर नोट शोट भी बनाएंगे, फिर मिक्स सवाल चलने हैं अब तो बात समझ आई है। क्या हुआ, पीवी ऑफ एलपी डेबिट है तो क्रेडिट भी है, कॉस्ट डेबिट है तो क्रेडिट भी है, लेकिन पीवी ऑफ यूजीआरवी डेबिट है, क्रेडिट नहीं पड़ा। अब सही बात तो ये है कि इसको क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन क्रेडिट में सेल पड़ा है और इन्वेंट्री पड़ी है,
जबकि ज़रा डीप डाउन जाकर सोचें, बचपन का एक काम करते होते थे हम बचपन में, IAS 16 के अंदर हम कहते होते थे डेप्रिशिएट करते हुए एसिड को कि अगर इसने ईयर एंड अपनी लाइफ के एंड के ऊपर हमें कुछ पैसे ला कर दे देने हैं तो वो हमारी कॉस्ट ही नहीं है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करके डेप्रिशिएट करो। याद आ रहा है? तो इसका मतलब यहाँ पे भी यही काम कर लेना है हमने, और ये अब सही भी है, लॉजिकल भी लगेगी ये बात, ठीक है। वो क्या है कि आपने ये जो सेल बुक की है एसिड की, क्या आपको इसकी कॉस्ट ये पड़ी है? ये कॉस्ट नहीं पड़ी है, क्योंकि ये पैसे तो आपको वापस भी आ जाने हैं। तो कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी, ये आपका पूरा फॉर्मूला होगा। ऐसे फिर ये जो डेबिट पर पड़ा हुआ था पीवी ऑफ यूजीआरवी, असल तो नेट करना था, कैंसिल करना था इसको क्रेडिट साइड पे लिखकर, लेकिन ज़्यादा मुनासिब क्या है कि आपने वो जैसे बचपन में करते थे कॉस्ट माइनस वैल्यू, वो कर देना है। जब वो भी करेंगे तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, एंट्री आपकी टैली हो जाएगी। ये सिर्फ डेरिवेशन सिखाई मैंने, ठीक है, ओके। एक बार इसकी पिक्चर ले लो, क्योंकि ये फिर दोबारा नहीं मिलना आपको। मैंने नेट इन्वेस्टमेंट ही लिखा करना, ये तो सिर्फ आपको डेराइव करने के लिए ऊपर लिख कर दिखाए। फिर मैं मिटा के एक बार दोबारा करता हूँ, फिर मिटा के बस फिर लिख देंगे सिर्फ नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आपको ताकि अच्छी तरह समझ आ जाए। अभी सर नहीं, अभी एक बार फिर शेर एक बारी फिर। अच्छा बोलो बोलो। वो आएगी तो देखेंगे ना मेरे चांद, वो आएगी सवालों में, अभी नहीं आने लगी, अभी लोअर यही होना है, बल्कि शायद कभी भी ना आए आपकी ज़िंदगी में ये कैफ लेवल में। बाहर हम कर लेंगे एक सवाल कि चलो पान जी, एंट्री ये है, एंट्री यही है, और बोलो तो सही, नेट इन्वेस्टमेंट, और ये कॉस्ट अभी तक जो सीखा था, ठीक है जी। और ये अब जरा नए वाला रूल लिख लो ना, लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी यूजीआरवी, यहाँ कहाँ से आ गया, ठीक है। और ये क्या है, कॉस्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे करना, डेबिट क्रेडिट नजर नहीं आता सही तरह से आपको। ये क्या था जी, लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी, और ये ज़रा तो करीब करीब लग रहा था, समझ नहीं आया, तुम्हें लग रहा है ये कॉस्ट। अच्छा बच्चों, अब मुझे बताओ नेट इन्वेस्टमेंट किसके बराबर होती है? आपके सामने है, इधर देखो, इधर नहीं लाना भाई, मैं ज़रा कंप्यूटर को जगाने आया हूँ जी। नेट इन्वेस्टमेंट किसके बराबर है? नेट इन्वेस्टमेंट किसके बराबर है? पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी, पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी। अच्छा, अब डबल एंट्री है, बराबर होनी चाहिए दोनों साइडें, ठीक है। तो अब वो हम बराबर करने निकले थे, ठीक है। मैंने कहा डेबिट हो रहा है पीवी ऑफ एलपी, तो क्रेडिट भी हो रहा है पीवी ऑफ एलपी। डेबिट हो रहा है कॉस्ट, तो क्रेडिट हो रहा है कॉस्ट भी। लेकिन डेबिट हो रहा है पीवी ऑफ यूजीआरवी, अगर क्रेडिट नहीं हो रहा है तो एंट्री बैलेंस नहीं होनी। अब क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन ज़्यादा मुनासिब इस सिचुएशन के अंदर क्या है कि आप ये रेजिडुअल वैल्यू है ना, तो आप यूं कहें कि ये एसेट हमें 100 रुपये का नहीं पड़ा, ये 10 रुपये तो वैसे ही हमें मिल जाने हैं, तो 90 रुपये ही हमें कॉस्ट, सही कॉस्ट भी यही बनती है कि 5 साल बाद इसने हमें इतने देने हैं, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज निकाल के हमने कह दिया कि ये 100 रुपये की कॉस्ट थी, लेकिन 10 रुपये इससे रिकवर भी हो जाने हैं। लेसर है भाई, लेसर तो इस एसेट को पूरा एज अ होल देख रहा है कि मैंने जो ये एसेट बेचा है, इसको बेचने की कॉस्ट मुझे कितनी पड़ी, तो 100 रुपये का खरीदा है, लेकिन जब एग्रीमेंट में लिखवा दिया कि ये वापस मुझे 2 और नजर आ रहा है कि इस पे 10 रुपये मिल जाने हैं, तो फिर आपकी कॉस्ट ऑफ सेल तो 90 रुपये हुई ना। तो ज़्यादा मुनासिब क्या है, क्रेडिट साइड पे लिखने की बजाय इसको यहाँ पर डेबिट साइड पे नेगेटिव लिख दो, पीवी ऑफ यूजीआरवी। तो अब पीवी ऑफ यूजीआरवी डेबिट हो रहा था, माइनस होकर कैंसिल भी हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। एंट्री क्या हो जाएगी, टैली हो जाएगी, ठीक है जी। इन्वेंट्री में से क्यों होगी? नहीं ना, यही तो बात है, कॉस्ट ऑफ सेल। देखो इन्वेंट्री वैसे भी तो बेचते हैं, जो आउटराइट सेल हो रही थी, जैसे स्टूडेंट कह रहे थे, तो उनसे तो वापस नहीं आते एसेट्स, तो सिर्फ इसी एग्रीमेंट के अंदर ये मामला हुआ है,
ठीक है ना। तो इसकी कॉस्ट को सही करना चाहिए। असल तो ये होता कि आप पीवी ऑफ यूजीआर भी इधर ऐड कर देते, मतलब वो समझ भी नहीं आ रही, फिर पता नहीं लेस करते हैं कहीं से ऐड करते हैं, ये ज़्यादा मुनासिब है। ठीक है, आखिरी बार अब वो जो पर्चे के अंदर लिखा करेंगे ना, लिखना ये है, पर्चे में बेशक अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, लेकिन अभी 2-3 दिन जब तक सवाल करवाता रहूँगा, जब ये मैन्युफैक्चरर डीलर आएगा तो मैं ये एंट्री भी लिखूंगा, इसमें अंग्रेजी भी डालूंगा ताकि आपको याद हो जाए। और इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि यूजीआरवी वाले सवाल अब आगे आते रहें ताकि ये प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, तो यहाँ तक को मसला। अब इसको पूरा करते हैं, दोबारा से मैं लिखूंगा। ये ना सबसे मुश्किल काम है, मैं बता दूं, और कुछ मुश्किल है नहीं अभी तक लीज के अंदर, तो ये भी बस थोड़ा सा प्रैक्टिस से आसान हो जाएगा, बस कुछ याद करना है अब। ठीक है, लीज रिसीवेबल हमेशा किस पे रिकॉर्ड होगा? नेट इन्वेस्टमेंट पे। कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी, साफ सुथरा लिखेंगे ना। अब तो ये रूल बन गया, वो तो डेरिवेशन के लिए मैंने लिखा हुआ था। ठीक है जी, सेल्स किस पे रिकॉर्ड करेंगे? ना बस बेटा, बस कर दें, लोअर ऑफ फेयर वैल्यू। और आप जो फेयर वैल्यू बोल रहे हैं वो फेयर वैल्यू आनी ही नहीं है आपके सवालों में, पता नहीं कब जाके कोई एक आधे सवाल में आएगी। आनी हमेशा लोअर क्या है? फेयर वैल्यू, ये पीवी ऑफ एलपी। तो आप अगर ये भी कह लें ना फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग कि लिखता मैं हर रोज़ यही रहूँगा ताकि जब आए तब यूज़ कर सकें, लेकिन अगर आप सिर्फ इतना भी बोल देते हैं ना फॉर द टाइम बीइंग कि सेल्स को हमने पीवी ऑफ एलपी पे रिकॉर्ड करना है, तब भी सही हो जाएंगे सारे सवाल, क्योंकि है ही हर सवाल के अंदर आपके सामने अब जो आने हैं सवाल, उनमें आपकी पीवी ऑफ एलपी फेयर वैल्यू से लोअर। ठीक है, खैर या बिल्कुल बराबर हो जाती है जी, उसमें यूजीआरवी होती नहीं है ना सवाल में, कॉस्ट। ठीक है जी, तो ये आपकी एंट्री है। अब इसके डाटा को पुट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले नेट इन्वेस्टमेंट क्या है जी? 9449। उसके बाद जी कॉस्ट ऑफ सेल्स में कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी करना है। कॉस्ट कितनी है सवाल के अंदर? 6300। पीवी ऑफ यूजीआरवी, ये दोनों फिगर्स। इसलिए मैंने पहले दिन यानी कल ही आपको ये कह दिया था, वो कल सी के बीच में संडे आ गया था, है बीच में संडे, कल संडे गुजरा है ना, हाँ पता ही नहीं चला, काम करते हुए बंदे का गुजरे ना। तो परसों में यही आपको कह के भेजा था कि आपने कभी भी प्रॉफिट निकालते हुए वो वाली सेल और कॉस्ट नहीं उठानी, बल्कि सेल और कॉस्ट उठानी है जर्नल एंट्री से। उसकी वजह के कॉस्ट सही नहीं होती, वो वाली सही कॉस्ट ये है। अब एक रूल पक्का बना दिया ना, अगर यूजीआरवी ना हो तो फिर तो वो भी सेम होगी इसके साथ की ही, लेकिन अगर हो तो फिर तो हर एक को अलग अलग तो नहीं याद रखना, पक्का उसूल बना लिया कि अगर आपको सेलिंग प्रॉफिट निकालना होगा मैन्युफैक्चरर डीलर एसेट के सवाल में, तो आपने सेल और कॉस्ट ऑफ सेल यहाँ से मैच करनी है, उधर से नहीं करनी। ठीक है, अच्छा खैर, कॉस्ट कितनी थी जी? 6300। पर्चे में सिर्फ ये लिखना, ये अंग्रेजियाँ नहीं लिखनी है आपने, पर्चे में आपने सिर्फ ये लिखना है। ठीक है, लेस इसमें से 348 करोगे, आंसर क्या आएगा? 5952। ठीक हो गया जी। उसके बाद लोअर ऑफ फेयर वैल्यू है पीवी ऑफ एलपी। पीवी ऑफ एलपी ये पड़ी है और फेयर वैल्यू ये है, लोअर क्या है? तो 9101 से ये क्रेडिट, और कॉस्ट 6300 है। मैच कर रही है एंट्री? करेगी मैच। आगे सब सेम है, आगे कुछ भी नहीं है अब। ठीक है, इसलिए ज़रा ट्राई मारो इस सवाल के ऊपर, आपके पास 2-3 मिनट है। स्क्वायर लिमिटेड इज अ डीलर, वो मैन्युफैक्चरर का डीलर है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। एसएल एक्वायर्स रेफ्रिजरेटर फॉर अ पर्टिकुलर मॉडल फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर डिस्काउंट ऑफ 15 ऑन रिटेल प्राइस ऑफ 3 लाख। ये ज़रा टेक्निकल है, कॉस्ट और सेल निकालना। चले 5 मिनट ले लें, करना आपने है। ऑन यकम जनवरी 18 एसएल सोल्ड 12 रेफ्रिजरेशन टू क्यूब होटल ऑन रिटेल प्राइस, द rate of interest implicit in lease is 10%, payment is to be made in 3 equal installments in advance, residual value is at the end of 3 year is nil। पता नहीं क्या होगा, चलो ट्राई मारो, सवाल ही पूरा करना है, जल्दी करो। होमवर्क है लेकिन पहली एंट्री कर दो, फिर घर जाके दोबारा कर लेना।
ठहर जाओ, इसमें रेंटल मिसिंग है ना? करना तो है लेकिन ये कल करना है। पॉज करें ज़रा, ये सवाल ना करें, पॉज करें। अच्छा जी, माजरत, होमवर्क गलत दे रहा था आपको। ये नहीं कि करना नहीं है, ये भी करना है। इसमें रेंटल मिसिंग है। मैंने आपको बताया था कि ये छोटे छोटे काम अपने शुरू कर देने हैं, इंटरेस्ट रेट मिसिंग हो, रेंटल मिसिंग हो, लेकिन शायद वो कल या परसों जाके रेंटल मिसिंग निकालना सिखाऊंगा। बाकी सवाल में और कोई जान नहीं है, तो ये करना है सवाल इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल तो आपका ये नोट तो होमवर्क था ही। इससे ऊपर वाला सवाल है बेसिकली वो शालीमार वाला, जज्बाती हो गया, मैं नीचे वाला लिख दिया। ये इसमें करें जी जल्दी से। अब आपके पास सिर्फ 3 मिनट है। सेम सवाल है, कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट है। उसके बाद सोल्ड 10 ट्रैक्टर्स और लीज पीरियड 4 साल है, यूजफुल लाइफ 5 साल है, टोटल अनगारंटीड रेजुअल वैल्यू है, लीज रेंटल्स हैं पर एनम 1000 में करना, इम्प्लिसिट रेट 12% है, और पहला काम कर दें जल्दी से, शाबाश। नोट को सही करा लें। शुक्र है चले नहीं गए घर। आप कहते आप हम तो बर्बाद हो गए, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हम तो लीज आती ही नहीं है। हालांकि छोटी सी चीज़ अभी नहीं सीखी हुई ना, स्टेप बाय स्टेप ही होता है। शालीमार एक्सप्रेस, हाँ भी जल्दी करें, अब नहीं टाइम लगना चाहिए। आई एम कमिंग। आमिर भाई नींद पूरी हो गई? नहीं हो रही? तो सी भी रजिस्टर खोल लिया फिर, इससे पीछे सारा काम। पिछला सवाल कर रहे हो नोट? शालीमार शालीमार भाईजान, कैसे हैं आप? कुछ लिखते भी होते हैं रजिस्टर पे या बस वैसे ही बैठ रहे हो? लिखते हैं, अच्छा गुड। जी भाईजान, मेहरबान, कदरदान, पानदान। पीछे दिखाओ ज़रा रजिस्टर, पिछला सवाल किधर हो रहा है? ये चल रहा है जी भाई, बाजी। सारे बच्चे कर रहे हैं ना? कोई ऐसा बच्चा जिसने कर लिया हो ये काम? माशाल्लाह, कोई भी नहीं है। मैं यार नकदो नकदी तैयारी हो जाए ना। जल्दी करें, आगे डिस्काउंटिंग भी करनी है, थोड़ी प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप लोग अपनी किताबों से देखें, फिर मैं तैयारी तो करूं ज़रा सवाल की। यहाँ पे तो ये लिखना भी आसान है।
बच्चों मैं खेल रहा हूँ, काफ़ी देर हो गई है अब। पता है आपको, जब जब पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती ना, मैं कहता हूँ बस अब नहीं देखना, अब नहीं देखना। लेकिन जब फिर अगला मैच लगता है, मैं कहता हूँ चलो यार इस बार देख लेते हैं, आइंदा नहीं देखूँगा। बचपन से 55 यही कहानी हर पाकिस्तानी की। पता नहीं क्यों हम नहीं छोड़ सकते, और पता नहीं वो लोग भी क्यों नहीं प्रोफेशनल हो जाते थोड़ा सा। हैं वो भी बड़े डीट, अनकंसिस्टेंसी में बहुत कंसिस्टेंट है। जी बच्चों, कोई हैं जो कर चुके? 3-4 बच्चे हैं। चलो मैं एंट्री भी लिख लेता हूँ इतनी देर में। बच्चों, ओ बच्चों, बस करो, कर भी चुको। कितने बच्चे कर चुके अब आधी ज़्यादा क्लास तकरीबन हो गई है। चलें जी, अब इधर देखें। कॉस्ट कॉस्ट ईच ट्रैक्टर की 1.6 मिलियन है और सेलिंग प्राइस 2 मिलियन। मिलियन में ही कर लेते हैं फिर। 1.6 इंटू कितने ट्रक्स हैं? 10, और 2 इंटू 10। जी टोटल बता दें। 16 और 20। उसके बाद जी किराया है 6.38, 2 डेसिमल तक ले जाते हैं बस। 6.38 और लीज टर्म है 4 साल, तो कोई डाउन पेमेंट नहीं है। 6.38 इंटू कितने किराए हैं? 4 है, इंटू 4 प्लस कोई GRV है। उसने बोला टोटल अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, सारी की सारी क्या है? अनगारंटीड है, गारंटीड का कोई जिक्र नहीं है। प्लस UGRV कितनी है जी? 1 मिलियन ही है ना। टोटल क्या बन गया जी? 26.5। उसके बाद PV ऑफ LP निकालना है, तो 6.38 को डिस्काउंट कर लेते हैं। 1 माइनस रेट क्या गिवन था सवाल में? 12%। ये कितने किराए हैं? 4 हैं, डिवाइडेड बाय 0.12 प्लस कुछ भी नहीं है, मैं लिख रहा हूँ फिर भी ज़ीरो अगले सवालों के लिए। कल की तैयारी चल रही है, जैसे ये तैयारी 2-3 दिन पहले शुरू की थी, आज फ़ायदा हो गया ना। ये आदत ही पड़ी हुई है ज़रा अलग रखने की, थोड़ा इजी होगा, याद भी हो जाएगा इंशाल्लाह। और 1 इंटू 1.12 रेज़ टू पावर -4। एडवांस वाला सवाल नहीं है ये? अच्छा वो दूसरा एडवांस था, मैं भी कहूँ कि मुझे अभी देखा था मैंने एडवांस, वो अगला सवाल था जो हमने कैंसिल किया फ़िलहाल, वो इंशाल्लाह कल या परसों होमवर्क में। जी 19 पॉइंट, अच्छा वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। 19.38
प्लस 6.64 इज इक्वल टू, आप टोटल कर दो बेशक, आप बेशक टोटल कर दो 20 पॉइंट। अच्छा, अगर नोट आपने बनाना हो तो बेशक उसको अनअर्न निकाल लेना, फ़िलहाल तो मैंने सिर्फ ये एंट्री रिवाइज़ करवानी थी आप लोगों को, ठीक है। लें जी, तैयार है सवाल। लीज रिसीवेबल को रिकॉर्ड करना है नेट इन्वेस्टमेंट पे, ऊपर डेबिट क्रेडिट भी लिखा करो। अच्छा, ये भी आदत नहीं है आपको, चलो आज इस एंट्री में ये भी डाल देते हैं आदत आपको। फिर पर्चे में अगर रिक्वायरमेंट है जर्नल एंट्रीज़ करो तो भाई फिर प्रॉपर फॉर्मेट हो ना जर्नल का, ठीक है। आप लिखा करो डेबिट और क्रेडिट, और उसके बाद रुपीज़ इन मिलियन, ये भी लिखा करो। मिलियन है ना, वरना बच्चों फिर नंबर कट जाते हैं ऐसे खाम खाम में। तो प्रॉपर फॉर्मेट रखना है फिर, अगर रिक्वायरमेंट जर्नल एंट्रीज़ हैं तो। लो जी, चलो आज ये भी हमने बात कर ली, पर्चे में आ जाए तो फिर मुझे तो नहीं ना पकड़ सकते आज जी। बच्चों, नेट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे 20.01। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट कितनी है 20, अच्छा सॉरी 16, और पीवी ऑफ यूजीआरवी -0.64, तो ये आ गया 15.36। उसके बाद फेयर वैल्यू 20 है और पीवी ऑफ एलपी 19.38 है, तो रिकॉर्ड किस पे करोगे 19.38 पर, और कॉस्ट है 16, तो एंट्री बराबर हो गई। बोलो कितने बच्चों की एंट्री बिल्कुल सही थी, कितनों की सही नहीं थी? सही नहीं थी, तो फिर सही नहीं थी वाले हाथ खड़ा करें। ओके, चलें जी, ठीक है, फिर इसका मतलब ये काम हमें आ गया, ठीक है। अच्छा जी, ये सवाल आपका कंप्लीट आपने होमवर्क में करना है, जर्नल एंट्रीज करनी है, ठीक है, और नोट भी बनाना है। नोट तो आप दोनों का बनाना है, 7 का भी और 8 का भी। चलें, ये सवाल अब ज़रा मैं पूरा कर दूं। आगे वैसे रह तो कुछ भी नहीं गया, आगे तो सिंपल सवाल है, जैसे मैंने कल आपको करवाया था लेसर डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर का सवाल, तो उसमें सिर्फ पहली एंट्री में ही मसला आया था, उसके बाद मैंने आपको कहा था बाकी सारा सवाल सेम है, नोट भी सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। हाँ, बैलेंस शीट अभी बना लेते हैं, फ़िलहाल ज़रा ये एंट्रीज़ करवा दो मुझे। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी जी? 30 जून 2011 पर कैश आया, इसको कैश डेबिट 2715 से। उसके बाद लीज रिसीवेबल क्रेडिट जी 1298 से, और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट जी 1417। उसके बाद अगले साल की भी अगर बात करें तो फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2012 जो है, उसमें सिर्फ एक ही एंट्री आएगी, जो किराया रिसीव हुआ, सेम एंट्री होनी है। वैसे ही आप मेरा टाइम ज़ाया करवा रहे हैं, आपको कहना चाहिए था सर हम कर लेंगे 30 जून। यार वैसे आप लोग कितने ना वो हैं वो, अच्छा जी। 30 जून 2012 पर कैश डेबिट 27, पता नहीं किधर रह गया, 2715। उसके बाद लीज रिसीवेबल क्रेडिट 1492, और इंटरेस्ट इनकम जी कितने से क्रेडिट 122। ओहो, डेप्रेशन तो चार्ज ही नहीं की, कहता छोड़े सर रहने दें, होनी नहीं। अच्छा लो बच्चों, वैसे मेरा दिल कर रहा है इनकम स्टेटमेंट भी आपको बना दूं, वैसे ही दिल कर रहा है, तो मार्कर भी कह रहा है कि आप मुझे चेंज कर लें। दो 2011 की बात कर लेते हैं। सेलिंग प्रॉफिट
निकालने के लिए आपने वर्किंग की बजाय ये सेल उठानी है और ये कॉस्ट ऑफ सेल। देख लो दोनों में फ़र्क है, इसलिए ये गलत फिगर आ जाती है अगर आप यहाँ से उठाते। पीवी ऑफ यूजीआरवी की एडजस्टमेंट पड़ी है ना, ठीक है, ओके। तो 9101 माइनस 5952 3149 और दूसरा इंटरेस्ट इनकम आ जाएगी। यानी जो सादा लेसर होता था 12141, जो सादा लेसर होता था उसके प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ इंटरेस्ट इनकम आती थी, लेकिन जो डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर होता है उसके प्रॉफिट एंड लॉस में दो इनकम्स आती हैं, एक सेलिंग प्रॉफिट और दूसरा इंटरेस्ट इनकम। सेलिंग प्रॉफिट आएगा एक दफ़ा, जैसे मैं इसको थोड़ा सा इधर ले आऊँ अगर कोशिश करके 3149 और 1417, तो 2012 की अगर बात करेंगे तो 2012 में सेलिंग प्रॉफिट कोई नहीं होना इस एसेट से रिलेटेड। इंटरेस्ट इनकम तो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है हर साल आनी है, तो 1223 अगले साल नजर आए, ठीक है। पार्ट 2 शुरू कर दें आप।